हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उस शाम फिर बड़ी ही चालाकी से फिर से दीपू ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से फलों की उस दुकान में घुस गया जहाँ कोई हर रोज़ बड़े प्यार से उसे एक चॉकलेट देता था। ऐसा वह रोज़ करता था। हालांकि मुझे फलों वाले चाचा के अलावा वहाँ कभी कोई दिखा नहीं, लेकिन दीपू हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता जो उसे रोज चॉकलेट देती थी। खैर, बस आ गई थी और काफी देर से बस स्टैंड पर इंतजार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने दीपू को आवाज लगाई। अंदर से दीपू दौड़ता हुआ आया और हर रोज की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मैं मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर फलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता। लेकिन न जाने क्यों हर रोज की तरह फलों वाले चाचा के अलावा मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आता। लगभग 2 साल पहले का वो दिन जब दीपू, मैं और संगीता खुशी खुशी संगीता के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड की दूसरी साइड पर चली गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने माँ से संगीता और दीपू के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि दीपू पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और संगीता के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, संगीता कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ तब कुछ भी नहीं बोल पाई। मुझे संगीता के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराजगी जताते हुए कहा था। आपके लिए मुझे दिया है ना मेरे बुद्धू, मेरे गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था। कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिर बार संगीता को देख भी नहीं पाया। ये सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। पापा, चॉकलेट। दीपू की आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना, दीपू ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज जब घर आया तो माँ फिर मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने लिए ना सही पर कम से कम दीपू के लिए तो शादी कर लो, माँ ने कहा। दीपू को संभालने के लिए आप सब हो ना माँ, फिर दूसरी शादी की क्या जरूरत? कहकर मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। दीपू के लिए माँ की जरूरत मुझे भी लगती थी, पर मैं हमेशा यही सोचता कि क्या कोई और दीपू को उतना प्यार दे पाएगा। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। अगले दिन दीपू को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाजार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतजार करते करते 1 घंटा होने को आया था। पास की एक दुकान से मैंने रेनकोट खरीदा और दीपू को लेने स्कूल की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने दीपू के स्कूल में फोन किया तो पता चला सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और दीपू भी उन्हीं के साथ स्कूल से निकल गया। कहाँ गया होगा? थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता था? मुझे दीपू की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतना पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज आई। दीपू दुकान पर आ गया है, आप चिंता मत कीजिएगा, सामने से आवाज आई। कौन सी दुकान पर और आप कौन बोल रही है? मैंने पूछा। चॉकलेट वाली आंटी, उसने इतना कहा और कॉल कट गया। लेकिन मैं लेने जाने ही वाला था। आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या जरूरत थी? उसे कुछ हो जाता तो? एक के बाद एक मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। खैर, मैं दूसरे रास्ते से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर फलों वाले चाचा ही खड़े थे। दीपू यहाँ है क्या चाचा? आज मैं पहली बार चाचा से बोला था। उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज लगाई, नीतू, दीपू के पापा आए हैं, दीपू को भेजो। मेरी आवाज सुनकर अंदर से दीपू दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद दीपू से मिल रहा था। अकेले आने की क्या जरूरत थी? मैं आ ही रहा था ना, मैंने दीपू को गोद में उठाते हुए बोला। तभी पीछे से आवाज आई, लीजिए आप भी सर पोंछ लीजिए, गीले बालों में सर्दी बड़ी जल्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा। घुंघराले बाल जैसे बारिश के बादल जमीन पर उतर आए हो, आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हो,
होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हो। पटियाला सूट में मैंने पहली बार दीपू की चॉकलेट वाली आंटी को देखा। हाथ में टॉवेल लिए उसने फिर से कहा, सर पोंछ लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। संगीता भी तो मुझे यही कहती थी। हर बारिश में मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वो सर्दी का बहाना करके पहले तो टाल देती, लेकिन बाद में मुझे भीगता देख खुद भी आ जाती और कहती, आप कहे तो आग में कूद जाए, यह तो सिर्फ बारिश है। और मैं मुस्कुरा कर कहता, जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन जिंदगी के बीच सफर में ही वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अगर दीपू ना होता तो मैं भी कब से उसके पास चला गया होता। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। लो, हो गया ना जुकाम, देखो आंखों में पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। संगीता के जाने के बाद आज मैं पहली बार इस तरह मुस्कुराया था। घर आने के बाद भी मैं नीतू के बारे में ही सोच रहा था। तभी माँ कमरे में आई। दीपू किसी नीतू आंटी के बारे में बात कर रहा था। ये नीतू कौन है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं है माँ, अब आप सपने बुनना शुरू मत करो, कहकर मैंने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम दीपू के बारे में सोच। इतना कहकर माँ चली गई। मैं रात भर दीपू और नीतू के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या नीतू दीपू को एक माँ का प्यार दे पाएगी। अगले 2-3 दिन तक नीतू मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग के पास दिखी। मैंने जाकर नीतू से बात की तो पता चला कि वो इसी कोचिंग पर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। बहुत जल्द हमारी दोस्ती हो गई और पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ दीपू और उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनते, और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। नीतू अपने पिता की बहुत ही लाडली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी को उसकी वजह से कोई भी ठेस पहुंचे। लिहाजा एक दिन नीतू ने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करने का फैसला किया। नीतू के पिताजी नहीं चाहते थे कि नीतू पहले से शादीशुदा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। नीतू के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने कल पापा से अपने बारे में बात की। आज मिलते ही नीतू ने कहा। क्या कहा पापा ने? मैंने डर और उत्सुकता से पूछा। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फैसला किया? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, जैसे कहना चाह रहा हूं कि अब मुझे इस राह पर तुम भी मत छोड़ के चले जाना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर दीपू को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। माँ की आंखों में आंसू थे, इसीलिए नहीं कि उन्हें एक बहू मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि दीपू का हाथ थामे उसे नीतू में संगीता नजर आ रही थी। 5 साल बाद हमारा शहर अब स्मार्ट सिटी में बदल रहा था। बस स्टैंड को तोड़कर स्मार्ट बस स्टैंड बनाने की योजना चरम पर थी। नए बस स्टैंड की जद में चाचा की वो दुकान भी थी जहाँ कभी मैं बस का इंतजार किया करता था। बस स्टैंड पर हाथ, ठेला और फलों की दुकान लगाने वाले सभी लोग कलेक्टर के इस फैसले पर नाखुश थे और कलेक्टर से इस बारे में बात करने के लिए चाचा की दुकान के सामने जमा थे। कुछ नहीं होने वाला। चाचा खुद ही अकेले अपनी दुकान में बड़बड़ाए जा रहे थे। ये नेता और अमीर लोग गरीबों का सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी बेटियां भी, कहकर चाचा जी की आंखें भर आई। तभी एक लाल बत्ती की सफेद गाड़ी से एक लड़की उतरी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सरकार इसी जगह आपके लिए पक्की दुकानें बना कर देगी, कलेक्टर साहिबा ने गाड़ी से उतरते ही कहा। जोरदार तालियों के साथ सभी ने कलेक्टर साहिबा का अभिवादन किया। तभी कलेक्टर साहिबा चाचा की दुकान की ओर बढ़ी और चाचा के पैर छूकर बोली, पापा अब भी माफ नहीं करोगे?